हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिस्ट्री वर्ल्ड में। सॉरी, बहुत दिनों से कोई क्लासेस नहीं हो पाई है, लेकिन अब से आपकी सारी क्लासेस रेगुलर होंगी। और जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, यहाँ भी आपके लिखा हुआ है, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। प्रीवियस क्लासेस अपनी जितनी भी हुई हैं, वहां तक अगर इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें तो मौर्य काल, विदेशी आक्रमण, मगध, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद में काफी सारी क्लासेस अपनी हुई थी राजस्थान हिस्ट्री की। चलिए आज से वापस से इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। गुप्त साम्राज्य हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले। अच्छा, गुप्त साम्राज्य को हम इजीली डिस्कस करने के लिए कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन इन द सेंस हम इसके परिचय के बारे में देखेंगे, किस तरीके से गुप्त वंश का उदय हुआ है। और उसके बाद में हम इसके सोर्सेस के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जहां से हमें गुप्त डायनेस्टी के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है। उसके बाद में हम यहाँ के गुप्त साम्राज्य में जितने भी एम्परर हुए हैं, मतलब राजा महाराजा सम्राट हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे। और लास्ट हम देखेंगे इसका एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्त साम्राज्य का प्रशासन क्या रहा है, क्यों गुप्त साम्राज्य को, क्यों गुप्त काल को, गुप्त एज जो है उसको भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्या क्या कारण है, कौन कौन सी नई चीजों का उदय हुआ है, वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना गुप्त साम्राज्य के इंट्रोडक्शन से, परिचय से। किस तरीके से गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य को याद करो। मौर्य साम्राज्य हमने पढ़ा था और उससे पहले हमने मगध पढ़ा था, राइट। मगध हमने देखा था, जो 16 महाजनपद याद है आपको पढ़े थे, हमने ये देखा था कि 16 महाजनपदों में मगध एक बहुत ही शक्तिशाली जनपद के रूप में, महाजनपद के रूप में था। मतलब मगध जो है बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। और उसके बाद में मगध पर ही पद्मनंद के बाद में, महापद्मनंद, धनानंद के बाद में वहां पर राज्य होता है मौर्य वंश का। और मौर्य वंश अपने आप में बहुत शक्तिशाली वंश था, राइट। इनफैक्ट मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पहली बार पूरी भारत को एकता के सूत्र में बांधा था, पूरी भारत में अखंडता कायम करी थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन होता क्या है, अशोक के बाद से ही धीरे धीरे, अशोक के बाद से ही क्या होने लग जाता है, मौर्य साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है, डेक्लाइन स्टार्ट होता है। क्योंकि रीजन देखो वही होता है, हर साम्राज्य में देखने को मिलता है कि जब तक सम्राट, राजा महाराजा कैपेबल होते हैं, भाई अपने अंडर में काम करने वाले, अपने अंडर रहने वाले राजा महाराजाओं को वो अपने नीचे रख सकते हैं, उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर वहां से वो छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होने लग जाए तो फिर क्या होता है, उस डायनेस्टी का ऑब्वियसली क्या होगा, पतन शुरू होने लग जाएगा। तो अशोक के बाद में जितने भी राजा महाराजा हुए थे वो इतने ज्यादा कैपेबल नहीं थे कि उन राज्यों का उदय होने से रोक पाए। इसीलिए और अंत में हमने देखा था कि लास्ट जो मौर्य सम्राट होता है बृहदत्त, उस बृहदत्त की हत्या करने के बाद में बृहदत्त की हत्या करता है पुष्यमित्र शुंग, और यहाँ पर एक शुंग वंश की स्थापना कर लेता है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो अब क्या होता है, धीरे धीरे पूरे भारत में नए नए साम्राज्यों का उदय शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो उत्तर में कुषाण वंश आ जाते हैं, दक्षिण में सातवाहन वंश आ जाते हैं। अब देखिए, जिस अखंडता की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, जिस भारत को एकता के सूत्र में बांधा था, अब वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होना शुरू हो जाता है। हालांकि अपने क्षेत्रों में कुषाणों ने, अपने क्षेत्रों में सातवाहनों ने कुछ हद तक ये एकता कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया में। जैसे कि देखिए, सातवाहन कहाँ थे, दक्षिण साइड में थे, आंध्र साइड में, तो उसी एरिया में ये अपनी एकता बनाए रखने में सक्षम हो पाए थे, पूरे भारत को एक नहीं कर पाए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, गुप्त वंश का उदय होता है। और जिस अखंडता की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, कुछ हद तक ये गुप्त साम्राज्य, जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, जो डिस्टर्बेंस चल रहा था यहाँ पर, उस डिस्टर्बेंस को खत्म करने में और एक स्थायित्व लाने में गुप्त साम्राज्य कुछ हद तक कामयाब होते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ ये देख लिया है, इंट्रोडक्शन देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, इसके सोर्सेस के बारे में, कि भाई हम अब देखेंगे कौन कौन से स्रोतों से हमें यहाँ पर पता चलता है। तो स्रोत हम इसका जानेंगे। देखिए, स्रोत जानने की हमारे पास में दो तरीके होते हैं, या तो हम देखेंगे साहित्यिक,
साहित्यिक स्रोत होता है और दूसरा होता है पुरातात्विक। साहित्यिक मतलब लिटरेचर मीन्स जितनी भी बुक्स वगैरह हैं, और पुरातात्विक जितने भी अभिलेख वगैरह हैं, वहां से हमें क्या क्या पता चलता है। तो साहित्यिक की अगर हम बात करें तो साहित्यिक में मैंने क्या बोला, जितने भी बुक्स हैं, तो बुक्स में चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपने पुराणों के बारे में कि कौन कौन से पुराण हैं जहां से हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए पुराणों में देखते हैं, तो आता है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ठीक है। ये कुछ पुराण हैं जिससे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त वंश के राजा महाराजाओं के बारे में पता चलता है। पुराणों के बारे में अगर हम देखें तो हम थोड़ी सी स्मृतियों पर ध्यान देते हैं। देखिए स्मृतियां जो होती है ना, ये भी उस काल के बारे में, स्पेशली गुप्त काल के बारे में बताने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती हैं। अब देखिए स्मृतियों में आप दो स्मृति आपको याद रखनी है। कौन सी? पहली है मनुस्मृति और दूसरी है देवल स्मृति। देखो इन दोनों स्मृतियों को आप छोड़ देना, मतलब ये दोनों स्मृति हमें गुप्त काल की नहीं मिलती है। मनुस्मृति और देवल स्मृति ये गुप्त काल की नहीं है। इसके अलावा चाहे पाराशर स्मृति हो, नारद स्मृति हो, याज्ञवल्क्य स्मृति हो, जितनी भी स्मृतियां है ना गाइस, सारी की सारी गुप्त काल में रिटर्न है, सारी की सारी गुप्त काल में लिखी गई है। अब ये जो मनुस्मृति है ये कब की? आप बोलोगे गुप्त काल की नहीं है तो मैम कब की है? तो देखिए ये शुंग काल की है, ठीक है। शुंग वंश के समय मनुस्मृति का लेखन हुआ था। और देवल स्मृति, अब देखिए देवल स्मृति हमें कैसे याद रखनी है। देखिए इससे आप मनुस्मृति कैसे याद रखोगे, गुप्त काल से पहले शुंग काल आता है, शुंग काल में ही ये मनुस्मृति लिखी गई थी, गुप्त काल से पहले। लेकिन देवल स्मृति हम कैसे याद रखेंगे? तो देवल स्मृति के लिए आप छोटी सी बात याद रखो कि देवल स्मृति में एक्चुअली है क्या। देवल स्मृति में जब मध्यकाल आता है और मध्यकाल में जब कुछ हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है, तो देवल स्मृति में कुछ ऐसे नियम दिए हुए हैं जो बलात् हिंदू से मुसलमान में कन्वर्टेड व्यक्तियों को वापस अपने हिंदू धर्म में शामिल कैसे किया जाए, उन नियमों का ब्यौरा दिया गया है। तो देखिए अब आप सोचो, मुसलमानों का अपने यहाँ पर आगमन होता है मध्यकाल में, राइट। तो इस स्मृति का हम कैसे पता लगाएंगे भाई इसमें क्या दिया गया है? जबरदस्ती जिनको बनाया गया और वो वापस अपने हिंदू धर्म में शामिल होना चाहते हैं, कुछ रूल्स उनकी हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग वो आ सकती है। तो इसी वजह से आप याद रख लो, आगमन कब हुआ है? मध्यकाल में हुआ है। तो ये कब लिखी गई होगी? ये मध्यकाल की ही रचना है, ठीक है। तो इन दोनों स्मृतियों को छोड़कर जितनी भी अपनी स्मृतियां हैं वो सारी की सारी गुप्त काल में लिखी है। उन सभी से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए एक पुस्तक और इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ पर देखो, जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देखिए ये जो देवी चंद्रगुप्तम है, ये पुस्तक किसकी है? ये है विशाख दत्त की। विशाख दत्त की ये पुस्तक है क्या? देखिए विशाख दत्त ने बेसिकली दो पुस्तक लिखी थी, मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया है। एक है मुद्रा राक्षस और दूसरी है देवी चंद्रगुप्तम। ये गुप्त काल का ही राइटर है और इसने दो पुस्तकें लिखी है। जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है ये उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है, और ये जो देवी चंद्रगुप्त पुस्तक है, इस देवी चंद्रगुप्तम में हमें गुप्त काल के और विशेषता अगर हम बोले तो रामगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब रामगुप्त कौन है, क्या था उसका सीन, तो हम जब साम्राज्य एम्परर पढ़ेंगे, राजा महाराजा पढ़ेंगे, तब इसके बारे में अच्छे से डिटेल से देखेंगे कि ये कौन था, ठीक है। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि देवी चंद्रगुप्तम से हमें गुप्त काल के और स्पेशली किसके बारे में? रामगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पुरातात्विक। पुरातात्विक मतलब मैंने आपको क्या बताए थे? अभिलेख बताए हैं। तो कौन कौन से अभिलेख हैं? देखिए अभिलेखों में नोट करो आप, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अब देखिए
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कई बातों में इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमारी प्राइवेट क्लासेस हुई थी पुरातात्विक भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए जो सोर्सेज हैं उसमें जब हमने इसका जिक्र किया था वहां भी बताया था, यहाँ भी बता देती हूँ कि रुद्रदामन का ये जूनागढ़ अभिलेख जो है गाइस, इसमें ये अभिलेख जो है पहली बार भारत में लिखा गया संस्कृत भाषा का अभिलेख है। देखिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो होता है ना कि ये पहली बार, तो वो पहली बार वाला शब्द जो आता है ना उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि संस्कृत भाषा का लिखा गया पहला अभिलेख है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताया कि गुप्त काल के बारे में बताता है। अब भाई क्या बताता है गुप्त काल के बारे में, तो वो भी देख लो। देखिए होता क्या है, जब हम इसके राजा महाराजा पढ़ेंगे तो वहां पर नाम आएगा स्कंदगुप्त का, और स्कंदगुप्त क्या करता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मैंने आपको सुदर्शन झील बताई थी, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। लेकिन होता क्या है, सुदर्शन झील के, ये सुदर्शन झील है तो इसके आजू बाजू में क्या होता है, इसका एरिया खराब हो जाता है। यहाँ जो तट होता है ना, तटीय इसका एरिया खराब हो जाता है और यहाँ से पानी जो है ना इसका बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब जब पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो क्या होगा, इसके पास में जो गांव बसे हुए थे, गांव में रहने वाले लोगों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, और इसी वजह से स्कंदगुप्त क्या करता है, इस झील की मरम्मत करवा देता है, और इस वजह से इस अभिलेख पर हमें स्कंदगुप्त का नाम अंकित मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख याद रखना, भारत का पहला संस्कृत भाषा का लिखा गया अभिलेख है। ठीक है, दूसरा देखिए, इस काल का ही एक है ऐरण अभिलेख। ठीक है, अब ऐरण अभिलेख आपको क्यों याद रखना है, तो भाई ऐरण अभिलेख आपको इसलिए याद रखना है कि ऐरण अभिलेख में हमें पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है। 510 का है ये अभिलेख, और यहाँ पर हमें सती प्रथा का पहली बार साक्ष्य प्राप्त होता है। तो सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य अगर आपसे कोई भी पूछ ले तो क्या रहेगा आपका, ऐरण अभिलेख। ठीक है, उसके बाद में देखिए और भी अभिलेख हैं, जैसे कि कहोम अभिलेख हो गया, महरौली प्रशस्ति हो गई। ये कुछ साक्ष्य हैं जिससे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब इसके बाद ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, राजा महाराजाओं के बारे में, कि भाई यहाँ पर कौन कौन से राजा महाराजा हुए थे और क्या उनके समय की महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, गुप्त साम्राज्य से क्या होता है, अपने यहाँ पर जो राजनीतिक स्थिरता, जो राजनीतिक उथल पुथल थी, जो स्थिरता समाप्त हो चुकी थी और जो उथल पुथल चल रही थी, उस स्थायित्व को प्रदान करते हैं ये गुप्त साम्राज्य। तो चलिए एम्परर हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके संस्थापक कौन है, कहां से ये वंश शुरू होता है। तो गाइस संस्थापक हैं श्रीगुप्त। संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त है इसके संस्थापक। अच्छा, साहित्यिक स्रोत में फायान का नाम भी आप याद रखना, विदेशी यात्री, क्योंकि वो चंद्रगुप्त के समय यहाँ पर आएगा। हालांकि फायान जो है अपनी पुस्तक फोक और की में कभी भी किसी गुप्त वंश के राजा महाराजा का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो जिस तरीके के विवरण देता है ना, उससे हम ये पता लगाते हैं या उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय यहाँ आया था। तो श्रीगुप्त मैंने आपको बताया इसका संस्थापक है, और श्रीगुप्त के बाद में इसका पुत्र होता है घटोत्कच। ठीक है, श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त के बाद में इसका पुत्र है घटोत्कच। अब देखिए घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद में इसका पुत्र आएगा चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है। ठीक, श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद में इसका पुत्र आता है चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, ये जो श्रीगुप्त है और ये जो घटोत्कच है कोई भारी भरकम, जैसे देखते हैं ना राजा महाराजा होते हैं तो एकदम भारी भरकम उपाधियां धारण करते हैं, सम्राट की, महाराज की, बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते हैं। लेकिन ये ना सिर्फ राजा की, महाराजा की उपाधि से ही संतुष्ट थे।
इन्होंने, इन दोनों ने, श्रीगुप्त ने और घटोत्कच ने, कोई भारी भरकम उपाधि धारण नहीं करी। तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट हम इन लोगों को नहीं मानते हैं, सिर्फ महाराज की उपाधि से, राजा की उपाधि से संतुष्ट हो चुके थे, लेकिन इतना इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट हो ना, इनके काल में ऐसी कोई घटना, बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। सिर्फ एक बात याद रखना कि ये जो श्रीगुप्त है ना, इस श्रीगुप्त ने बौद्धों के लिए एक विहार बनाया था जिसका नाम है मृगशिखावन। किसके लिए? बौद्धों के लिए। ठीक है। अब देखिए विहार है, बिहार नहीं है, बिहार राज्य है और ये विहार है। विहार मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है कि ये जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ये क्या करते थे, जगह जगह पैदल जा जाकर अपने धर्म की, अपनी बातों का प्रचार किया करते थे। लेकिन देखिए पैदल जाते थे और जो वर्षा का समय होता था उस समय जाना जो है, ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता था। तो उस समय जो 4 महीने बारिश के होते हैं ना, उन 4 महीनों में ये एक जगह रहकर विश्राम किया करते थे, अपनी पूजा तपस्या जो भी इनकी होती थी, साधना, उसको किया करते थे, और वही क्या कहलाता है? विहार कहलाता है। तो श्रीगुप्त ने बौद्धों के लिए एक विहार बनवाया था, बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार बनवाया था। नाम क्या है? मृगशिखावन। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कुछ नहीं है। अब देखिए आ जाते हैं हम अपने चंद्रगुप्त फर्स्ट पर, और इस चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही यहाँ का वास्तविक सम्राट कहा जाता है या वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक, चंद्रगुप्त को ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए अब तक पहली बात तो यह है कि अब क्या होगा, धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य का विस्तार शुरू हो जाएगा। और देखिए इसने उपाधि भी महाराजा से हटा करके उपाधि कौन सी ले ली? महाराजा धीराज। तो देखिए अब उपाधियां भी भारी भरकम शुरू हो गई हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां भी शुरू हो गई हैं। अब देखिए आगे जितने भी होंगे ना, वो सारी बड़ी बड़ी उपाधियां, जैसे महाराजा धीराज, परम भागवत, इस तरह की बड़ी बड़ी उपाधियां ये धारण करना शुरू करेगा। देखिए कब है ये? तो इनका समय है 319 AD। अब देखिए 319 AD में ही इन्होंने क्या करा था? गुप्त संवत चलाया था। 319 AD में ही इन्होंने गुप्त संवत शुरू किया है। अच्छा चलो आगे का टाइम भी यहाँ पर आप नोट कर ही लीजिए, 319 से लेकर के 335 AD तक ये यहाँ पर रहे हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या किया है? गुप्त संवत स्टार्ट किया है। महाराजा धीराज राज की उपाधि इन्होंने यहाँ पर धारण की है। अच्छा गाइस, एक चीज और याद रखना, यहाँ पे जो मैंने आपको गुप्त संवत बताया ना, इस गुप्त संवत के बराबर, देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि गुप्त संवत के समान कौन सा संवत है? तो गुप्त संवत के समान ही एक और संवत है जो कि है वल्लभी संवत। ठीक है, मतलब दोनों बराबर के ही हैं, एक ही टाइम के मान लो आप इनको, दोनों बराबर के हैं। गुप्त संवत और वल्लभी संवत दोनों समान हैं। ठीक है, चलिए और हम क्या बात कर रहे थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब देखिए इस चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी होती है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसकी शादी होती है, और यहीं पर हमें इस चंद्रगुप्त के समय के ही सिक्के मिलते हैं जो कि है राजा रानी प्रकार का सिक्का। ठीक है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, पूरा डिटेल हमको नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात तो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने शुरुआत कर दी। देखिए जहां पर इनके पिता और इनके दादाश्री जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा की उपाधि से ही संतुष्ट थे, उसी से सेटिस्फाइड थे, बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं ली थी। लेकिन इन्होंने भाई साहब ने क्या करा, भाई महाराजा धीराज एक बड़े एम्परर है, भाई साम्राज्य का विस्तार शुरू हो गया है, तो बड़ी उपाधि ऑब्वियसली इन्होंने धारण कर ली। ठीक, शादी किससे होती है? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी होती है, और यहीं पर इन्होंने एक सिक्का चलाया है जिसको हम राजा रानी प्रकार का सिक्का कहते हैं। अब भाई राजा रानी प्रकार का सिक्का क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सिक्के के एक साइड पर चंद्रगुप्त और इस कुमार देवी की तस्वीर बनी हुई है, सिंहासन पर बैठे हुए हैं चंद्रगुप्त और कुमार देवी, और इसी वजह से क्या कहा जाता है? इसको राजा रानी प्रकार का सिक्का कहा जाता है। और इस कुमार देवी से ही पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त।
अब देखिए समुद्रगुप्त के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहले तो हमने परिचय देखा कि किस तरीके से गुप्त साम्राज्य का या गुप्त वंश का उदय होता है। उसके बाद में किन किन चीजों से, भाई कौन कौन से सोर्सेज है जहां से हमें गुप्त वंश के राजा महाराजाओं के बारे में या उसके प्रशासन के बारे में पता चलता है। फिर हमने संस्थापक देख लिया श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो है मृग शिखावन विहार। चीनी यात्री इस विहार का उल्लेख करते हैं, याद रखना चीनी जो यात्री हैं इस विहार के बारे में बताते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त की तो ये तो आपको 3-4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो इसने सिंहासन के समय क्या करा था, गुप्त संवत चलाया था, और गुप्त संवत के ही पैरेलल में जो है समान जो है वो कौन सा है, वल्लभी संवत है। देखिए जो क्वेश्चन पैरेलल क्वेश्चन होते हैं ना उनको भी लेके चला करो। वल्लभी संवत भी आपको याद रखना है। महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने शुरू कर दी और क्या करा है, लिच्छवी राजकुमारी से शादी की है, और उन्हीं की आकृति, इन दोनों की आकृति हमें सिक्के पर मिलती है जो कि क्या कहलाता है, राजा रानी प्रकार का सिक्का कहलाता है। मिलते हैं गाइस कल अपनी नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त की कुछ उपलब्धियों के बारे में और उसके आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच। हाँ, चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।